कभी सोचिए एक 75 साल के बुजुर्ग हैं, भारी बैग के साथ चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर उतरे हैं और उन्हें 10 मिनट में दूसरे छोर पर ट्रेन पकड़नी है। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि हजारों यात्रियों की रोज की कहानी है। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो इसी कहानी का हल निकालने की एक बहुत ही गंभीर और विस्तृत कोशिश है। ये चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर बैटरी कार्ड सेवा शुरू करने की एक पूरी विश्लेषण रिपोर्ट है। और ये सिर्फ एक साधारण सा प्रस्ताव नहीं है। ये तो मतलब किसी भी सार्वजनिक सुविधा को जमीन पर उतारने का एक पूरा खाका हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये दस्तावेज सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि कैसे करना है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और सफलता को नापेंगे कैसे, इन सब पर गहराई से बात करता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस योजना की जरूरत ही क्यों है? जाहिर है इसका सबसे सीधा फायदा तो बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को होगा। मुझे याद है एक बार मैं अपनी माँ के साथ यात्रा कर रहा था और हमें प्लेटफॉर्म बदलना पड़ा। उस दिन मुझे समझ आया कि जो दूरी मेरे लिए 5 मिनट की है वो उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। हाँ, ये इसका मानवीय पहलू है और सबसे जरूरी भी। लेकिन अगर हम इसे स्टेशन के प्रबंधन की नजर से देखें तो इसके और भी कई फायदे हैं। जैसे लिफ्ट पर जो बोझ पड़ता है वो कम होगा। अक्सर हम देखते हैं ना, लिफ्ट के बाहर लंबी कतारें लगी होती हैं, अफरा तफरी मचती है। ये कार्ड्स उस भीड़ को थोड़ा बांट देंगी और चित्तौड़गढ़ जैसे ए क्लास स्टेशन के लिए ये उसकी छवि से भी जुड़ा मामला है। छवि से जुड़ा मामला, ये दिलचस्प है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक स्टेशन तो है नहीं, ये एक ऐतिहासिक शहर का दरवाजा है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। जब वे स्टेशन पर उतरते हैं तो उनका पहला अनुभव ही स्टेशन की सुविधाओं से होता है। सही बात है। तो अगर उन्हें वहां एक आधुनिक, सुलभ और आरामदायक सुविधा मिलती है तो ये पूरे शहर के लिए अच्छी पहली छाप छोड़ता है। ये सिर्फ एक कार्ट नहीं बल्कि स्टेशन की ब्रांडिंग का हिस्सा है। वाह, मैंने इस नजरिए से तो सोचा ही नहीं था। मतलब ये यात्री केंद्रित सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा और आसान लग रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये उतना ही आसान होगा। प्लेटफॉर्म पर तो त्योहारों के समय पैर रखने की जगह नहीं होती। ये गाड़ियां कहाँ चलेंगी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस योजना की सबसे बड़ी जमीनी हकीकत और कह सकते हैं चुनौती है। रिपोर्ट इस पर खुलकर बात करती है। सबसे पहला मुद्दा तो जगह का ही है। प्लेटफॉर्म पर पहले से ही स्टॉल है, बेंच है और यात्रियों की भीड़ तो है ही। इन कार्ड्स के लिए एक साफ और सुरक्षित रास्ता बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और सिर्फ मुसीबत ही नहीं, ये तो खतरनाक भी हो सकता है। सोचिए कोई बच्चा अपने माता पिता का हाथ छुड़ाकर भाग रहा है और सामने से काट आ जाए। सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और दस्तावेज में इसे लेकर कोई लापरवाही नहीं है। इसमें साफ तौर पर दुर्घटना के जोखिमों को गिनाया गया है। काट की गति, अचानक मोड़, किसी यात्री का संतुलन बिगड़कर गिर पड़ना। अच्छा, इसीलिए कई सुरक्षा उपाय सुझाए गए हैं, जैसे एक विस्तृत एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना। एक मिनट, मैंने इसमें सीट बेल्ट और हैंड रेल का भी जिक्र पढ़ा। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? प्लेटफॉर्म पर 8-10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी के लिए सीट बेल्ट, क्या ये व्यावहारिक है? सवाल बहुत जायज है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि ये जरूरत से ज्यादा सावधानी है, लेकिन इसे रेलवे के दृष्टिकोण से देखिए। अगर एक भी छोटी मोटी दुर्घटना होती है तो ये पूरी योजना पर सवाल खड़े कर सकती है। हाँ, ये तो है। और रेलवे की जवाबदेही बनती है। तो सीट बेल्ट सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि ये एक संदेश भी देता है कि प्रबंधन कितना गंभीर है। समझ गया, इसे सुरक्षा नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी सवाल है। लेकिन कुछ और भी तो चुनौतियां होंगी जो शायद पहली नजर में दिखाई ना दे। बिल्कुल है। जैसे इन कार्ड्स की बैटरी का क्या होगा? हाँ, सही बात। क्या उन्हें चार्ज करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर चार्जिंग पॉइंट होंगे अगर कोई कार्ड बीच रास्ते में बंद हो जाए तो? फिर एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कर्मचारियों के प्रशिक्षण का। मतलब ड्राइवरों की ट्रेनिंग? सिर्फ गाड़ी चलाने की नहीं, उन्हें डिसेबिलिटी एटिकेट यानी दिव्यांग यात्रियों के साथ संवेदनशीलता और सम्मान से पेश आने का प्रशिक्षण भी देना होगा। ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल, पैसा। रिपोर्ट में प्रति प्लेटफॉर्म ट्रांसफर का किराया 40 रुपए सुझाया गया है। ये कुछ लोगों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन क्या इससे ये बहस नहीं छिड़ेगी कि रेलवे एक जरूरी सुविधा के लिए भी पैसे ले रहा है? ये एक दोधारी तलवार है। एक तरफ सेवा को चलाने के लिए लागत वसूलना जरूरी है, दूसरी तरफ जैसा आपने कहा इस पर आलोचना हो सकती है। इसीलिए दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि किराए को लेकर पूरी पारदर्शिता हो। वाह,
तो इतनी सारी चुनौतियां हैं, जगह, सुरक्षा, चार्जिंग, ट्रेनिंग, किराया। ऐसा लगता है कि ये योजना शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देगी। तो क्या रिपोर्ट इसका कोई हल भी बताती है? यहीं पर ये रिपोर्ट ब्रिलियंट हो जाती है। वो इन सभी चुनौतियों को स्वीकार करती है और कहती है, ठीक है, हम एक साथ छलांग नहीं लगाएंगे, हम पहले एक छोटा कदम लेंगे। छोटा कदम मतलब? रिपोर्ट का सुझाव है कि एक साथ सभी 5 प्लेटफॉर्म पर 10 कार्ड शुरू करने के बजाय एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाए। यानी पहले चरण में हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक कार्ड, कुल 5 कार्ड्स के साथ 30 से 60 दिनों के लिए काम शुरू किया जाए। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ कार्ड चलाने का प्लान नहीं, बल्कि एक पूरा बिजनेस मॉडल है जिसमें टेस्ट फेज भी शामिल है। ये तो किसी स्टार्टअप की प्लानिंग जैसा लग रहा है, किसी सरकारी प्रोजेक्ट जैसा नहीं। आपने सही समझा। इस पायलट का मकसद सिर्फ सेवा देना नहीं, बल्कि असली दुनिया का डेटा इकट्ठा करना है, ये समझने के लिए कि कौन सी चीज काम कर रही है और कौन सी नहीं। अच्छा। इसके लिए कुछ मानक भी तय किए गए हैं, जैसे ऑपरेशन का समय सुबह 6 से रात 10 बजे तक होगा। कार्ट की अधिकतम गति 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ताकि सुरक्षा बनी रहे, और हर कार्ट में एक ड्राइवर के साथ एक सहायक भी होगा। और इस पायलट की सफलता को नापा कैसे जाएगा? क्या इसका भी कोई तरीका बताया गया है? हाँ, और यही इस रिपोर्ट का सबसे आकर्षक हिस्सा है। सफलता को मापने के लिए 5 मुख्य KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तय किए गए हैं। KPIs क्या-क्या है वो? 1. हर दिन कितने चक्कर लगे, इससे मांग का अंदाजा लगेगा। 2. यात्रियों का औसत इंतजार का समय कितना है। 3. और सबसे जरूरी, दुर्घटना या नियर मिस की संख्या जो 0 होनी चाहिए। जाहिर है। 4. यात्री कितने खुश हैं, इसके लिए CSAT यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे किया जाएगा। और 5वां, लागत और कमाई का अनुपात क्या है। इसमें CSAT का लक्ष्य भी दिया गया है, 5 में से 4.2। ये नंबर थोड़ा अजीब है। आमतौर पर लोग 4 या 4.5 जैसा सीधा लक्ष्य रखते हैं। 4.2 ही क्यों? ये एक बहुत ही बारीक और शानदार अवलोकन है। ये दिखाता है कि योजना बनाने वाले कितने यथार्थवादी हैं। 4.5 का लक्ष्य शायद बहुत महत्वाकांक्षी हो जाता और 4 का लक्ष्य बहुत आसान। 4.2 एक बहुत ही विशिष्ट और मापने योग्य लक्ष्य है। ये बस अच्छा काम करो वाला रवैया नहीं है, बल्कि हमें ठीक इसी स्तर की उत्कृष्टता चाहिए वाला संदेश देता है। ये तो कमाल है। मतलब अगर पायलट इन पैमानों पर खरा नहीं उतरा तो योजना बंद भी हो सकती है। बिल्कुल। रिपोर्ट में एक स्पष्ट गो नो गो क्राइटेरिया है। 30 या 60 दिनों के बाद डेटा का विश्लेषण किया जाएगा। अगर रोज 80 से ज्यादा ट्रिप हो रही हैं, ग्राहक संतुष्टि 4.2 से ऊपर है और कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो योजना को गो यानी आगे बढ़ाने की हरी झंडी मिलेगी। और अगर नहीं, वरना इसमें सुधार किया जाएगा या इसे नो गो यानी बंद भी किया जा सकता है। ये पूरी तरह से सबूतों पर आधारित फैसला होगा, अनुमानों पर नहीं। ठीक है, प्लान तो शानदार है, पर अब उस सवाल पर आते हैं जो हमेशा सबसे अहम होता है, पैसा। क्या ये आर्थिक रूप से व्यावहारिक है? क्या इससे कमाई हो सकती है? रिपोर्ट में इस पर भी ईमानदारी से बात की गई है। इसमें कमाई के 3 अनुमान हैं: कम, मध्यम और उच्च उपयोग। अगर हम मध्यम उपयोग का मामला देखें, जहां रोज 100 ट्रांसफर होते हैं, तो 40 रुपए प्रति ट्रांसफर के हिसाब से महीने की आमदनी करीब 1,20,000 रुपए होगी। 1,20,000? ये तो ठीक ठाक रकम लगती है, लेकिन खर्चे कितने होंगे? और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक महीने का अनुमानित खर्च 1,20,000 रुपए से लेकर 2,10,000 रुपए तक जा सकता है। 1 मिनट, 1,20,000 से 2,10,000? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। खर्चों में इतनी अनिश्चितता क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये अंतर कई वजहों से हो सकता है। हो सकता है कि न्यूनतम अनुमान में सिर्फ वेतन शामिल हो, जबकि अधिकतम अनुमान में बैटरी बदलने की लागत, बीमा, कार्ट की नियमित सर्विसिंग और अचानक होने वाली मरम्मत का खर्च भी जोड़ा गया हो। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि मध्यम उपयोग वाले परिदृश्य में भी ये प्रोजेक्ट या तो मुश्किल से अपने खर्चे निकाल पाएगा या फिर घाटे में रहेगा। तो फिर क्या ये योजना अव्यावहारिक है? नहीं, इसका मतलब ये है कि इस सेवा का मुख्य उद्देश्य सीधे तौर पर मुनाफा कमाना नहीं है। ये एक सर्विस है जिसकी लागत शायद रेलवे को अपने बजट से या फिर सामान से होने वाली अतिरिक्त कमाई से पूरी करनी होगी। अच्छा, सामान का चार्ज अलग से? हाँ, उसके लिए भी रिपोर्ट में 3 मॉडल दिए गए हैं: प्रति बैग, वजन के हिसाब से या एक फ्लैट रेट।
सुझाव यही है कि मॉडल को सरल रखा जाए। तो मान लेते हैं कि 60 दिनों का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, डेटा सकारात्मक आता है, तो भविष्य के लिए क्या सोचा गया है? आगे क्या? भविष्य के लिए भी कुछ बहुत अच्छे विचार हैं। पहला और सबसे रोमांचक है एक बुकिंग ऐप बनाना। बुकिंग ऐप? हाँ, सोचिए कोई तीर्थयात्री समूह जो चित्तौड़गढ़ आ रहा है, वो अपनी ट्रेन के पहुंचने से पहले ही ऐप के जरिए 2 कार्ड्स बुक कर ले। अरे वाह, तो स्टेशन पर पहुंचकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। और प्रबंधन को भी पता होगा कि किस समय कितनी मांग आने वाली है। ये तो बहुत ही स्मार्ट है। और क्या इस सेवा को चलाने के तरीके पर भी कोई विचार है? मतलब इसे रेलवे खुद चलाएगा या किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका देगा? ये एक बड़ा रणनीतिक सवाल है। अगर रेलवे खुद चलाता है तो गुणवत्ता पर पूरा नियंत्रण रहेगा, लेकिन बोझ बढ़ेगा। अगर इसे आउटसोर्स किया जाता है तो शायद पेशेवर कुशलता आएगी, लागत कम होगी, लेकिन फिर गुणवत्ता बनाए रखना एक चुनौती होगी। और मुझे लगता है कि भविष्य में इसे और भी स्मार्ट बनाया जा सकता है, जैसे डेटा का इस्तेमाल करके। बिल्कुल, इसे डेटा ड्रिवन डिस्पैचिंग कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो सिस्टम को पता होगा कि दिल्ली से आने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 3 पर 15 मिनट में पहुंचने वाली है और उसमें सीनियर सिटीजन कोटा के 40 यात्री हैं। तो सिस्टम अपने आप 2 कार्ड्स को पहले से ही प्लेटफॉर्म 3 पर भेज देगा। ये स्मार्ट प्रबंधन है। तो कुल मिला के ये दस्तावेज सिर्फ बैटरी कार्ड शुरू करने के बारे में नहीं है, ये तो एक केस स्टडी है, एक तरह की मास्टर क्लास है कि कैसे एक यात्री केंद्रित सुविधा को जीरो से लेकर जमीन पर उतारा जाता है। पूरी योजना, सुरक्षा, वित्तीय विश्लेषण, सब कुछ। सही कहा। और अंत में ये एक बहुत बड़ा और विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। ये विस्तृत योजना, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट और डेटा आधारित मूल्यांकन शामिल है, फिलहाल सिर्फ चित्तौड़गढ़ के लिए है। लेकिन क्या होगा अगर ये मॉडल देश के सभी ए क्लास स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट, एक मानक बन जाए? सवाल सिर्फ एक स्टेशन का नहीं, सवाल पूरे रेलवे नेटवर्क पर यात्री अनुभव को व्यवस्थित रूप से बेहतर बनाने का है। क्या इस तरह की सूक्ष्म योजना हर जगह दोहराई जा सकती है, ताकि यात्री सुविधाओं में सुधार केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर जमीन पर हकीकत बने?